हाँ तो मित्रों, मैं प्रज्ञानंद पांडे अपने चैनल रोजगार विथ राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। कल हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में। कल हमने वर्णमाला को बताया था कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। एक संक्षिप्त विवरण दिया था वर्णमाला का। उसमें हमने बताया था वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन का संक्षिप्त परिचय भी दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर क्या होते हैं मित्रों? स्वर वह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो मित्रों, स्वर का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो स्वर का हम कई तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हम स्वर का वर्गीकरण करना चाहें तो कह सकते हैं उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा तथा कालमान के आधार पर। पहला वर्गीकरण हम कर सकते हैं स्वर का उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा कालमान के आधार पर। तो मित्रों, उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा, कालमान के आधार पर भी हम स्वरों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। पहला हो जाएगा इसमें ह्रस्व स्वर, जिसको हम लोग मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। जिसको मित्रों हम लोग ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगर ह्रस्व स्वर की परिभाषा अगर हमें देनी हो तो हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों में उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जानते हैं, या एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वरों के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर अगर बोलें तो इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटाऊ और री। इनकी संख्या मित्रों 4 होती है मूल स्वर की। दूसरा वर्गीकरण हम कर सकते हैं इन्हीं स्वर का दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या जिसको हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि आगे हम छंद पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो दीर्घ स्वर होता है यानी कि गुरु वर्ण होता है, उसके हम 2 पाई का मात्रा लगाते हैं, यानी कि उल्टा 2 से हम व्यक्त करते हैं, है 2 पाई वाला मात्रा लगाते हैं। अगर मित्रों हम दीर्घ स्वर यानी कि जिसको हम गुरु स्वर के नाम से जानते हैं या द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, इसकी अगर परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो होता है यानी कि मूल स्वर जो होता है उससे अधिक समय लगता है, उसको हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, जो दीर्घ स्वर की संख्या होती है वो 7 होती है। दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो 7 होती है। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ये, आए, वो और आओ को शामिल किया जाता है मित्रों। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ये, आए, वो, आओ, इन्हीं को शामिल किया जाता है। इन्हीं को हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को हम कृत्रिम स्वर के नाम से भी नहीं,
दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं को हम द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं मित्रों। द्विमात्रिक स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है नहीं, उन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे हमने बताया था ह्रस्व स्वर में मित्रों 1 मात्रा का समय लगता है, वही मूल स्वर है। 1 मात्रा का समय लगता है तो उसको एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। अब मित्रों हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर को भी हम 2 भागों में अब हम दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या जो द्विमात्रिक स्वर होता था नहीं, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर, है नहीं। दीर्घ स्वर है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मित्रों मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर को हम सजातीय संध स्वर के नाम से भी जानते हैं। जो मूल दीर्घ स्वर होता है उसकी संख्या 3 होती है। जैसे छोटा आ का अगर छोटा आ से मेल हो, अगर इसे हम संध में पढ़ते हैं अधिकतर, इसलिए सजातीय संध स्वर इसे को कहते हैं, तो बड़ा आ बन जाता है मित्रों। अगर छोटी ई का छोटी ई से मेल होता है तो बड़ी ई बन जाता है, छोटाऊ का छोटाऊ से मेल होता है तो बड़ाऊ बन जाता है। यही बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ाऊ जो समान स्वरों के मिलने से बनते हैं, इन्हीं को हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं या सजातीय स्वर के नाम से संध स्वर के नाम से जानते हैं। अब संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या मित्रों 4 होती है। इसको हम विजातीय संध स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विजातीय संध स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी हम संध में पढ़ते हैं कि जब छोटा आ का छोटी ई से मेल होता है तो ये बनता है मित्रों। क्या बनता है? ये बनता है। और जब छोटा आ का ये से मेल होता है तो आए बनता है। और जब छोटा ऊ का जब छोटा आ का मेल छोटाऊ से होता है तो वो बनता है। और जब छोटा आ का मेल वो से होता है तो आओ बनता है मित्रों, है नहीं। छोटा आ प्लस ई बराबर ये, छोटा आ प्लस ऊ बराबर वो, हम इसे गुण संध में पढ़ते हैं। छोटा आ प्लस ये बराबर आए, छोटा आ प्लस वो बराबर आओ, यह हम वृद्धि स्वर संध में पढ़ते हैं, है नहीं। तो मित्रों इस प्रकार से विजातीय वर्णों के मेल से ये जो वर्ण बन रहे हैं, इसलिए हम इसको विजातीय संध स्वर के नाम से जानते हैं। जो ये है, आए है, वो है, आओ, यानी कि ये जो 4 वर्ण हैं इसको हम विजातीय संध स्वर के नाम से जानते हैं। अब मित्रों अगला आता है, अगर स्वर का वर्गीकरण करना चाहें तो स्वर के वर्गीकरण में हम दूसरे तरीके से भी स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रचना या संरचना या बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर, है नहीं कि तो हम स्वर का वर्गीकरण ऐसे भी कर सकते हैं। रचना, संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर
किसके आधार पर मित्रों? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो मित्रों, रचना, संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर भी हम स्वर वर्णों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है मूल स्वर, इसके आधार पर पहला है मूल स्वर। मूल स्वर को हम मित्रों जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर और बीजाक्षर स्वर के नाम से भी जानते हैं। मूल स्वर को मित्रों हम जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, या बीजाक्षर तो मूल स्वर को मित्रों हम जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं वह स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है, उन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। यानी कि मूल स्वर क्या होते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होता है, उसको ही हम लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या मित्रों हमने बताया 4 होती है। वो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये मूल स्वर हैं। इनकी जो उच्चारण है ये अन्य किसी स्वर वर्णों की सहायता इसमें नहीं लेना पड़ता है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं, है नहीं? ये किसी स्वर के योग से इनका जो निर्माण है वो नहीं हुआ है। दूसरा हम लिख सकते हैं मित्रों दीर्घ स्वर के नाम से। दीर्घ स्वर, इसको हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं और कृत्रिम स्वर के नाम से जानते हैं। और इसको हम बनावटी स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। बनावटी स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दूसरा वर्गीकरण हम दीर्घ स्वर में कर सकते हैं। दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं, कृत्रिम स्वर भी कहते हैं, बनावटी स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यानी कि इसके भी कई नाम हैं। इसकी संख्या मित्रों 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। वो है बड़ी ई, और है ये, वो और आओ। अगर इसके आप परिभाषा अगर हम देना चाहें तो लिख सकते हैं वह स्वर जो दो स्वरों की सहायता संधि से या मेल से बनते हैं, दो स्वरों के सहायता से या योग से बनते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर या संधि स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर देखिए बड़ी ई कैसे बना होगा, तो बड़ी ई बना होगा, इसकी संख्या 4 नहीं 7 होनी चाहिए यार। हाँ, इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या मित्रों 7 होती है। पहला है बड़ा आ। तो मित्रों देखो बड़ा आ कैसे बना होगा, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना होगा। दूसरा है बड़ी ई, तो बड़ी ई कैसे बना होगा मित्रों, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना होगा। फिर है बड़ाऊ, तो बड़ाऊ कैसे बना होगा, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना होगा। और मित्रों
प्लस ई मिलकर ये बना होगा, एड़ी वाला ये है मित्रों ये। और आ प्लस ये मिलकर, एड़ी वाला ये मिलकर आए बना होगा। और छोटा आ प्लस ऊ मिलकर वो बना होगा मित्रों। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं छोटा आ प्लस वो मिलकर आओ बना होगा। तो यही 7 जो वर्ण हैं, जो दीर्घ स्वर यानी कि संध स्वर, जिसे कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, ये इसके अंतर्गत मित्रों शामिल किए जाते हैं। अब दीर्घ स्वर को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सजातीय संध स्वर और विजातीय संध स्वर में। जो दीर्घ स्वर है मित्रों, दीर्घ स्वर को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सजातीय संध स्वर, दूसरा है विजातीय संध स्वर। अब सजातीय संध स्वर क्या है मित्रों? सजातीय संध स्वर को मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। सजातीय संध स्वर पढ़ भी चुके हैं इसको। अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं सजातीय संध स्वर से, सजातीय संध स्वर वह स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने स्वर दीर्घ हैं। ठीक है, यानी कि सजातीय स्वर संध वह स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संध से बने स्वर दीर्घ हैं। यानी कि अगर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बनता है तो बड़ा आ बन जाता है। ये सजाती यानी कि आ का आ से ही मेल हो रहा है और बन रहा है बड़ा आ यानी कि दीर्घ में बन रहा है। यहाँ पर ऐसे ही छोटी ई का मेल अगर छोटी ई से हो तो बड़ी ई बन रही है। यहाँ भी छोटी ई का मेल छोटी यानी कि समान स्वरवर्ण का मेल हो रहा है और दीर्घ वर्ण यानी कि ई बन रहा है। यहाँ पर छोटा ऊ का अगर छोटा ऊ से मेल हो मित्रों तो बड़ा ऊ बन जाता है मित्रों। यहाँ भी देखिए बड़ा छोटा ऊ और छोटा ऊ समान स्वरवर्ण हैं और दीर्घ स्वरवर्ण बना रहा है यानी कि बड़ा ऊ बन रहा है। सजातीय स्वरवर्णों की संख्या 3 होती है मित्रों। अब विजातीय स्वरवर्ण की तरफ आते हैं। विजातीय स्वरवर्ण को हम संयुक्त दीर्घ स्वर के भी नाम से जानते हैं। तो विजातीय संध स्वर वह स्वर हैं जो अलग अलग स्वर संध से बने होते हैं। तो मित्रों विजातीय स्वर संध वह स्वर हैं जो अलग अलग स्वर से की संध से बने होते हैं। जैसे छोटा आ को छोटा ई से अगर मिलाएं तो क्या बन जाएगा मित्रों? ये बन जाएगा। अगर छोटा आ का मेल अगर हम ये से अगर करें तो आए बन जाएगा। ये देखिए विजातीय, यहाँ छोटा आ है यहाँ छोटी है, समान स्वरवर्ण नहीं है। यहाँ भी छोटा आ है ये है, समान स्वरवर्ण नहीं है लेकिन बन दीर्घ रहा, ये आए। अब यहाँ पर देखिए अगर छोटा आ का मेल अगर हम ऊ से करें तो वो बन जा रहा है। अगर छोटा आ का मेल अगर हम वो से कर दें तो आओ बन जा रहा है। ये विजातीय संध स्वर है मित्रों। इसकी संख्या अगर विजातीय संध स्वर की माने तो 4 होती है। ये है ये, आए, वो और आओ। अब मित्रों हम जो विजातीय स्वर और संध हैं उनको हम संध में पढ़ते हैं। तो छोटा आ और का मेल छोटी ई से होता है तो ये बनता है और छोटा आ का मेल ऊ से होता है तो वो बनता है। इसको हम गुण स्वर संध में पढ़ते हैं। गुण स्वर संध में पढ़ते हैं मित्रों।
और छोटा आ का मेल अगर ये से हो तो आए बन जाता है, छोटा आ का मेल वो से हो तो आओ बन जाता है। इसको हम वृद्धि संधि में पढ़ते हैं। इसको हम वृद्धि संधि में पढ़ते हैं। अब मित्रों हम स्वर ध्वनियों को और तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हमने देखा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय भी जान लेते हैं कि जीभ के भाग के आधार पर, यानी कि हम कोई भी स्वर वर्णों का जीभ से उच्चारण करते हैं तो जीभ के भाग के आधार पर हम स्वर वर्णों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं यह भी देख लेते हैं। मित्रों आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहां समझ में ना आए पूछिएगा, है नहीं। एक तरीके से हम क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। अब जीभ के भाग के आधार पर स्वर वर्णों को हम तो मित्रों जीभ के आधार पर स्वर वर्णों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला तो बांट सकते हैं अग्रभाग, क्योंकि जीभ में अग्रभाग होता है, इससे जो स्वर वर्ण उच्चारित होंगे वो अग्रभाग वाले स्वर के अंतर्गत आएंगे। दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है मित्रों पश्च भाग। जीभ में 3 भाग होते हैं और उसके आधार पर जहाँ जहाँ स्वरों का उच्चारण होता है जिस जिस स्थान से, उसको हम उस स्थान के नाम से जानते हैं। अब अग्रभाग की परिभाषा अगर देना चाहें मित्रों तो हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्रस्वर कहे जाते हैं, है नहीं। जीभ के अग्रभाग के आधार पर हम अग्रस्वर, जीभ के मध्य के भाग के आधार पर स्वर को मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। जीभ के पश्च भाग के आधार पर अगर हम स्वर को पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। अब अग्रभाग की परिभाषा क्या है मित्रों? अग्रभाग की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है तो अग्र स्वर कहे जाते हैं। जैसे छोटी ई और बड़ी ई, और छोटी ई हुआ, बड़ी ई हुआ, ये हुआ और आए हुआ, है नहीं। ई ये ए वो आओ अलग है नहीं। लेकिन ई ए इसके उच्चारण में मित्रों जीभ का अगला भाग ही ऊपर नीचे होता है, आगे का भाग ही ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए हम इसे अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या 4 है। अब मध्य स्वर क्या होता है मित्रों? मध्य स्वर क्या होता है? तो हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर होता है। हम लोग जानते हैं कि जो छोटा आ होता है यानी कि आ स्वर होता है वो केंद्रीय स्वर होता है। कोई इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, जैसे आ, है नहीं। तो हम जानते हैं जो छोटा आ होता है आ वो केंद्रीय स्वर होता है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे उठता है, जैसे आ, यानी कि आ बोले तो ये मध्य स्वर है। क्यों? क्योंकि जीभ के केंद्रीय भाग से उठता है, मध्य भाग से जीभ उठती है ऊपर नीचे, आ तब आता है। यानी कि मध्य स्वर की अगर संख्या पूछी जाए मित्रों तो केवल वो 1 है। मध्य स्वर की संख्या केवल 1 है। अब पश्च स्वर की अगर बात करें मित्रों तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर के नाम से जानते हैं, है नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर नीचे उठता है नहीं, जीभ ऐसे होती है मित्रों, तो ये अगला भाग है या मध्य वाला, ये पश्च वाला, है नहीं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति से ऊपर उठता है
पश्च स्वर कहे जाते हैं, जैसे बड़ा आ, ऊ, ऊ, वो, आओ। इस प्रकार से इनकी संख्या मित्रों 5 होती है। अगर जीव के उच्चारण के आधार पर हम देखें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है, जीव का अगला भाग समान स्थिति से ऊपर नीचे उठता है, तो उसे अग्र स्वर के नाम से जानते हैं, जैसे ई, ए, आए, इसकी संख्या 4। मध्य भाग यानी कि मध्य स्वर का उच्चारण जहाँ से होता है, जीव के मध्य भाग से होता है, यानी कि मध्य भाग जीव का जब समान स्थिति से ऊपर नीचे उठता है तो वहाँ से जो स्वर का उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। हमने बताया था कि जो छोटा आ होता है केंद्रीय वर्ण होता है, यानी कि जीव के केंद्र से यानी कि मध्य से होकर उच्चारित होता है, इसलिए मध्य स्वर में एक ही संख्या है आ। अब पश्च भाग से जब उच्चारण होता है स्वर का तो उसे हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। हमने बताया था जब जीव का पिछला भाग समान स्थिति से ऊपर नीचे उठता है तो उसको हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं, जैसे आ, उ, वो, आओ, है नहीं। मध्य पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। पश्च स्वर की संख्या मित्रों कितनी होती है, 5 होती है। अगला भी हम स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला तरीका है मुख के खुलने के आधार पर, कि जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख किस प्रकार से खुलता है नहीं। मुख के खुलने के आधार पर भी हम स्वर वर्णों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मित्रों, मुख के खुलने के आधार पर अगर मुख के खुलने के आधार पर अगर देखें तो स्वर वर्णों को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है समवृत्त स्वर, दूसरा है विवृत स्वर, तीसरा अर्ध समवृत्त स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर के नाम से हम इसको बांट सकते हैं, है नहीं। समवृत्त, दूसरा है विवृत स्वर, तीसरा है अर्ध समवृत्त, चौथा है अर्ध विवृत। तो मित्रों अब देखिए समवृत्त स्वर क्या होते हैं। समवृत्त स्वर यानी कि स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसको हम समवृत्त स्वर के नाम से जानते हैं। यानी कि अर्थात मुख लगभग बंद ही रहता है। सबसे कम खुलने का मतलब है कि मुख लगभग बंद ही रहता है, तो उसको हम समवृत्त स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ई, उ, है नहीं, सबसे कम खुलता है ई, उ कह सकते, यानी कि समवृत्त स्वरों की संख्या 4 होती है नहीं। ई, उ सबसे कम मुंह खुला अर्थात बंद ही रहा, इसकी संख्या 4 होती है। दूसरा विवृत स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है अर्थात पूरा खुलता है, उसको हम विवृत स्वर के नाम से जानते हैं, है नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज़्यादा खुले यानी कि अर्थात मुख पूरा खुल जाए तो विवृत स्वर है। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ को हम क्या बोलते हैं, आ, है नहीं। तो ये क्या है,
विपरीत स्वर है, विपरीत स्वर की संख्या मित्रों एक ही होती है। अब अर्ध समृद्ध स्वर देखिए मित्रों क्या होता है, समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है अर्थात मुख आधे से कम खुलता है नहीं। अर्ध समृद्ध स्थिति में मुख समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है अर्थात मुख आधे से कम खुलता है, जैसे ये वो, है नहीं। यानी कि समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है और आधे से कम खुलता है, यानी कि आधा मुख नहीं, आधे से भी कम, पूरे की तो बात नहीं। जैसे ये वो। अब अर्ध विपरीत क्या होता है मित्रों, अर्ध विपरीत स्वर तो विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्ध विपरीत स्वर। हमने बताया था विपरीत में जब मुंह पूरा खुले भयंकर तरीके से, यानी कि सबसे अधिक खुले, जैसे आ, है नहीं, यानी कि बड़ा। अब अर्ध विपरीत स्वर में क्या होता है कि विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्थात मुख आधे से ज़्यादा खुलता है और पूरे से कम, यानी कि पूरा मुख खुलना चाहिए उससे कम लेकिन आधे से ज़्यादा। इसके अंतर्गत मित्रों छोटा आ आता है, ये आता है एड़ी वाला, एड़ी नहीं ऐनक वाला, आओ आता है औरत वाला, और आ आता है जो आगत वर्ण है नहीं, आ अंग्रेजी भाषा से आया हुआ आया, ये भी आता है नहीं, क्योंकि उसके उच्चारण में ही विमुख पूरे से कम और आधे से ज़्यादा खुल रहा है। तो इसके आधार पर भी मित्रों हमने देखा स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं। मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार से बांट सकते हैं, समृद्ध, विपरीत, अर्ध समृद्ध और अर्थ विपरीत, है नहीं। समृद्ध में हमने बोला कि जब मुख सबसे कम खुले यानी कि अर्थात बंद ही रहे लगभग लगभग, उसको हम समृद्ध स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ई उ लगभग मुंह बंद ही रहता है। विपरीत में हमने बताया कि जब मुख आपका पूरा का पूरा खुल जाए, है नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा मुंह खुले, जैसे आ। अर्ध समृद्ध में हमने बताया कि जब मुंह आधे से कम खुलता है नहीं, यानी कि समृद्ध अवस्था से अधिक और आधे से कम खुलता है, जैसे ये और वो। अर्ध विपरीत में हमने बताया जब मुख आधे से ज़्यादा और पूरे से कम खुलता है नहीं, उस तब अर्थ विपरीत होता है। जैसे आ, ए, आओ, आ, है नहीं, छोटा आ, आए, आओ और आ। इसमें देखिए वर्णों की संख्या 1 है विपरीत में, अर्ध समृद्ध में 2 है और अर्ध विपरीत में 4 वर्ण हैं। अब मित्रों और भी तरीका है स्वरों का वर्गीकरण करने के लिए, जैसे ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर भी हम स्वर वर्णों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसको मिटाल दें फिर उस पर भी बढ़ते हैं। तो मित्रों ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर अगर हम मित्रों ओष्ठों और मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना चाहें तो इसके आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण 2 तरीके से कर सकते हैं। वर्तुल स्वर यानी कि गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर के नाम से भी इसको जानते हैं, और आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर, है नहीं। तो इसके आधार पर 2 प्रकार से, पहला है वर्तुल,
वर्तुल स्वर को अभी हमने बताया कि वर्तुल स्वर को गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। वर्तुल स्वर में अगर हम वर्तुल स्वर की परिभाषा देना चाहें तो लिख सकते हैं वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाता है नहीं। वर्तुल मतलब एक गोलाकार स्थिति में चला जाता है, हमने गोलाकार स्वर का नाम दिया है नहीं। यानी कि वह स्वर जिनके उच्चारण करते समय होष्ठ पूरा गोल हो जाता है नहीं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है होष्ठ, उसको हम वर्तुल स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ऊ, ऊ और वो, आओ, और एक आगत स्वर में आ भी है, आगत अंग्रेजी भाषा से आया हो। तो वर्तुल स्वर में जब वर्तुल स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा होष्ठ होता है वो गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेता है, यानी कि वर्तुलाकार आकृति ग्रहण कर लेता है, वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, इसलिए हम इसे वर्तुल स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे उ, वो, आओ और आ। अगला है आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर के नाम से भी इसको जानते हैं। आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर है नहीं। इसकी अगर हम परिभाषा देना चाहें तो लिख सकते हैं वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय होष्ठ गोल नहीं होता है, यानी कि होष्ठ वर्तुल में गोलाकार स्थिति में आ जाता था, वृत्त जैसी स्थिति में आ जाता था है नहीं। लेकिन यहाँ पर आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर में नाम से स्पष्ट है, इसके उच्चारण करते समय जो हमारा होष्ठ होता है वो गोलाकार स्थिति में नहीं आता है नहीं। जब गोलाकार स्थिति में नहीं आता है अपितु फैल जाता है ये, है ना। गोलाकार स्थिति में नहीं आता है होष्ठ और फैल जाता है। जैसे आ, ई, ये, आए, है नहीं। तो ये क्या है, ये हैं आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर है नहीं। अगर छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और आए इसका उच्चारण करें तो आ, ई, ए, आए, तो इसके उच्चारण में जो हमारा होष्ठ है वो वृत्ताकार अवस्था में नहीं पहुंच रहा है नहीं। वृत्ताकार अवस्था में वो नहीं हो रहा है, उल्टा फैल जा रहा है, इसलिए हम इसके आवृत्ताकार या आवृत्तमुखी स्वर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी संख्या मित्रों देखें तो 2, 2, 4, 2, 6, इसकी संख्या 6 है। अब मित्रों देखिए री क्या है, आप लोग पूछते होंगे बार बार कि री क्या है, री के बारे में नहीं बताया सर जी। तो री मित्रों, री अर्धवृत्ताकार स्वर है नहीं। जो हमारा री है वो अर्धवृत्ताकार स्वर है, यानी कि ना वो वृत्ताकार है और ना वो आवृत्ताकार है, दोनों के बीच का है, अर्धवृत्ताकार है री, है नहीं। री को अगर लिखना चाहें तो लिख लेना कि री अर्धवृत्ताकार स्वर है। अब मित्रों अगर हम देखना चाहें उच्चारण के आधार पर स्वरों को, तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं ये भी जान लेते हैं हम, है नहीं। अगला है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हम जान लें कि कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर तो मित्रों उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
6 वो हमारे शरीर के अंग पर हैं जो हमारी कंठ ध्वनियाँ है नहीं, जो हमारी वाक ध्वनियाँ है नहीं, वो कहाँ कहाँ से निकल रही हैं ध्वनियाँ, उसके आधार पर हम इसका भेद करते हैं। जैसे जब हमारा कंठ से कोई स्वर निकलता तो उसको हम कंठ स्वर के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हमारा कोई तालब यानी कि जीभ के निचले वाले हिस्से जो तलुआ यहाँ से निकलता है तो उसको हम तालु स्वर के नाम से जानते हैं। जब हमारा कोई ध्वन मूर्धा से निकलता है यानी कि तालु और कंठ के बीच के स्थान मूर्धन से, तो उसको हम मूर्धन स्वर के नाम से जानते हैं। अगर जब कोई ध्वन हमें ओष्ठ से निकलती है तो ओष्ठ स्वर के नाम से जानते हैं। और जब कोई ध्वन कंठ और तालव्य दोनों से होकर गुजरती है तो कंठ तालव्य स्वर के नाम से जानते हैं। और जब कोई ध्वनि कंठ और ओष्ठ दोनों से होकर गुजरती है तो उसको कंठोष्ठ के नाम से जानते हैं। यानी कि इस प्रकार से मित्रों उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद हो सकते हैं। पहला है कंठ स्वर, पहला है कंठ स्वर। अब कंठ स्वर में क्या होता है मित्रों, कंठ स्वर में छोटा आ और बड़ा आ आता है नहीं। अगर इसका उच्चारण हम जब करते हैं तो हमारे जो वाक्तंत्र का कंठ वाला हिस्सा है नहीं, यहाँ वाला हिस्सा है, कंठ वाला हिस्सा है, वहाँ से इसका उच्चारण होता है। तो कंठ स्वर में छोटा आ और बड़ा आ आ रहे हैं। अगला है तालव्य स्वर। मित्रों तालव्य स्वर में छोटी ई आती है और बड़ी ई आती है, क्योंकि जब छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण करते हैं ई है नहीं, तो इसके उच्चारण में जो हमारे जीभ का तालु वाला भाग है वो उसका उपयोग किया जाता है। और मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर में कंठ के ऊपर और तालु के नीचे जो स्थान होता है उसे हम मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा से हमारा री उच्चारित होता है स्वरों में, तो मूर्धन्य स्वर में हम री को लिख दिए मित्रों। अब अगला है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर में मित्रों ओष्ठ से जो स्वर ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उसको हम ओष्ठ स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालब यानी कि कंठ से भी हो कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य स्वर में मित्रों ये और आए होता है, यानी कि इसका उच्चारण कंठ से भी होता है और तलवा यानी कि दोनों के सामंजस्य से होता है। तो ये और आए कंठ तालव्य स्वर ध्वनियाँ हैं। अगला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ये भी ठा ही है। अब कंठोष्ठ स्वर क्या है, जिनका उच्चारण कंठ से भी हो और ओष्ठ से भी हो है नहीं। जैसे ओ आओ, ये मित्रों कंठ। इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कंठ स्वर यानी कि छोटा बड़ा आ कंठ से हो रहा है। तालव्य यानी क्या तालव से हो रहा है, जीभ के निचले हिस्से से। ई मूर्धन्य यानी कि मूर्धा वाले भाग से, जो कंठ के ऊपर और तालु के नीचे का भाग है उसको मित्रों हम मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा से री हो रहा है, री का उच्चारण स्वरों में। होष्ठ स्वर क्या है, जिसका उच्चारण होष्ठ से होता है, जैसे उ। कंठ तालव्य स्वर में
जिसका उच्चारण कंठ से भी हो और तालव्य से भी हो, ये ए है। कंठोष्ठ यानी कि जिसका उच्चारण कंठ से भी हो और ओठ से भी हो, वो है ओ, आओ, है नहीं। इस प्रकार से मित्रों हम कई आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण किए हैं। अब अगले वीडियो में हम अपने अयोगवाह के बारे में बताएंगे मित्रों कि अयोगवाह क्या होते हैं, है नहीं। अयोगवाह के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम व्यंजन स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहीं पर हम वीडियो आज के लिए इतना समाप्त करते हैं मित्रों। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी आप हमारे में गलती देख रहे हैं, जहाँ भी हमारी पास कमियां दिखाई दे रही हों, कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद मित्रों।